आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज तीन मौज़ूआत पे बात होगी। पहला मौजू होगा कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो दो उनके कैंडिडेट्स हैं जो कि नौमुंतखब हैं, जीते हुए हैं, जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो कि कराची की एक नशिस्त से जीते थे, और उसके साथ साथ आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जिनको को बड़ा मुकाम हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उनकी शक्ल मिलती हुई बेनज़ीर भुट्टो से, इसकी वजह से भी उनकी कामयाबी को चैलेंज किया गया है। इसकी डिटेल के हवाले से बात करेंगे और बड़ी इसके अंदर जो है वो ख़तरनाक जो है चीज़ें सामने आई हैं और जो कैंडिडेट ने दावा किया है, इन चीज़ों पर रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जिसके अंदर 3 माह में, गुज़िश्ता 3 माह के दौरान आज के दिन तक 62 शहरी जो है वो जाँबाज़ हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। ये पुलिस की नाकामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाकामी तो है, इसके साथ साथ ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब क्या कहें, पाकिस्तान की जो शहरी सिंध की एक बड़ी जमात तस्वुर की जाने वाली, और अभी किसी भी तरह जो जिनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान, उनकी जानिब से आखिर उनको होश आ गया और उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत को जगाने की कोशिश की। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बात, मुत्तहिदा कौम लंदन जिसकी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं जारी हैं और मुसलसल वो उन्होंने रमज़ान में भी रखी, ईद में भी उनकी एक्टिविटीज़ जारी हैं, इसके ऊपर भी एक बात करेंगे। लेकिन ये आज हमारा उस तरह मौजू नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं जनाब, और एक और इसी जराइम से और उसके जोड़े से साबिक़ SSP फ़ारूक अवान साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली हैं, और उनके घर से एक गाड़ी बरामद हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जो थी, उनकी जो वो जीती थी, और इलेक्शन जीतने के बाद आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो थी, जब वो कामयाब हो गई तो आज जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर NA 207 से ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने जो कामयाबी हासिल की थी उसको चैलेंज कर दिया गया है, और जो दरख्वास्त गुजार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए उन्होंने इस्तदा की है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने गैर क़ानूनी तरीक़े इस्तेमाल किए, गैर आइनी तरीक़े इस्तेमाल किए जीत के लिए। उनका ये कहना है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की जो जीत है वो इस तरह मुमकिन हुई कि उनको अगवा कर लिया गया था, यानी जो उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा रिन साहब, उनको अगवा कर लिया गया था और उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद करवाए गए थे। इस तरह के उनको अगवा किया गया और उसके बाद वो पेश नहीं हो सके और उनके इस तरह कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए। 21 अप्रैल को उनका कहना है कि हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होना था, ताहम तमाम जो इस तरह के कैंडिडेट्स थे जो कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी के मुकाबले में आना था, उन सबको बिठा दिया गया, और इस तरह जो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी हैं वो बिना किसी इंतखाब के, बिना वोटिंग हुए वो वहाँ से बिला मुकाबला कामयाब हो गई। उन्होंने कहा है, अदालत से इस्तदा की है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की जो ये कामयाबी है उसको कलअदम करार दिया जाए, और इस हवाले से जो उन्होंने जो इस्तदा की है उनके मुताबिक कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए, ये एक दरख्वास्त सामने आई है। इसी तरह मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो जीते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, उनके ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त आई है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग दोहरी शहरियत रखते हैं। वो जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी वो कनाडा की शहरियत रखते थे, और एक ऐसा शख्स जो कि दोहरी शहरियत रखता हो वो इलेक्शन में जीत जाए तो उसकी इलेक्शन में जीत को जो है वो दुरुस्त नहीं है। और ये जो दरख्वास्त है ये शहरी परवेज़ अख्तर राजवानी की जानिब से दायर की गई है, और उन्होंने कहा है कि नौमुंतखब MNA जो हल्का NA 241 से जीते थे, मिर्ज़ा इख्तियार बेग समेत मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, इनके जो ये दोहरी शहरियत रखते हैं, और इन्होंने एक दरख्वास्त ज़रूर दी हुई है दोहरी शहरियत ख़त्म करने की, ताहम उस पर फ़ैसला नहीं आया। लिहाजा दोहरी शहरियत रखने के बावजूद इलेक्शन लड़ना गैर क़ानूनी है, तो इनकी जो नशिस्त है उसको जो है वापस लिया जाए, उनकी कामयाबी को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने जनाब इस दरख्वास्त के ऊपर वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, दरख्वास्त गुजार ने जिनको मुद्दे बनाए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब को नोटिस जारी कर दी हैं। आज मिर्ज़ा इख्तियार बेग के वकील साहब को पेश होना था, ताहम वो पेश नहीं हुए। तो जनाब ये दो बड़ी चीज़ें थीं जो कि हुई। इसके साथ साथ इसी से जुड़ी एक छोटी सी खबर पे भी मैं बात कर लेता हूँ। SSP फ़ारूक अवान साहब हैं, साबिक़ SSP फ़ारूक अवान साहब हैं, अब मेंबर सूबाई असम्बली हैं, कुरंगी के इलाके से कामयाबी उनको मिली, और फ़ारूक अवान साहब जो थे इनके फार्म हाउस से एक गाड़ी बरामद हुई है, और ये जो गाड़ी बरामद हुई है ये वो गाड़ी है, वो एक BMW है, मर्सिडीज़ का, सॉरी, जिसने गुज़िश्ता दिनों ईद से 2 रोज़ कबल
ईद के दूसरे रोज़ इस कार ने जो है वालदा और बच्चे को जो है वो कुचल दिया था। तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहे थे जो भी नौजवान थे अंदर या जो भी ड्राइवर था, और हादसे में 8 साला यूसुफ आगा जाँबाग हुए थे और उनकी वालदा शदीद ज़ख्मी हुई थी, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त कोमा में है और गुलिस्तान जौहर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अच्छा जनाब, इनकी गाड़ी जब पुलिस ने तफ्तीश की और पहले तो ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है, जो पुलिस की टीम थी वो तफ्तीश करने को तैयार नहीं थी, और जब पुलिस की इसको उन्होंने कोशिश की और ताल्लुक़ वास्ता इस्तेमाल किया और किसी तरह पुलिस तफ्तीश पर आमादा हुई, तो हादसे का शिकार जो गाड़ी है उसको एक फार्म हाउस से बरामद किया गया, जो कि एसएसपी फारूक अवान का था। इनके ख़ानदान ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध हुकूमत के एमपी और दीगर बासर इस केस पर असरअंदाज हो रहे हैं, और गुलशन इकबाल की जो तफ्तीशी टीम पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि गिरफ्तारी तो दूर की बात, वो मुलजिम को पता ना कर सकी और गाड़ी पर मौजूद नंबर प्लेट का भी कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि जब वो वहाँ पर गए तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया और उनको उस तरह तफ्तीश से वो मुतमईन नहीं है। अच्छा, इस हवाले से फ़ारूक अवान साहब का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वो उन्होंने कहा है कि दोस्त का बेटा था जनाब इनका, और उसने जो है वो गाड़ी ख़त्म ला के खड़ी कर दी। मेरे फार्म हाउस में गाड़ी कौन खड़ी कर गया मुझे पता ही नहीं चला, ये था। बाकी बातें आप समझते होंगे। इनके एक भाई सेनेटर भी हैं और ये ख़ुद माशाल्लाह से साबिक़ एसएसपी हैं, अब मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का क्या हाल है, तो बस दुआई की जा सकती है। इसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम, गुज़िश्ता कई दिनों से स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो बोतल से बाहर है, और ईद के पहले दिन थोड़ी सी इसमें कमी ज़रूर आई थी, लेकिन ईद के दूसरे दिन के शाम से ही वो दोबारा से शुरू हो गया। अब तक 65 से ज़ायद कीमती जानें जो है वो जा चुकी हैं, शहीद हुए हैं शहर के शहरी। और इस हवाले से सिंध हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से तो कोई मुस्बत बयान आया ही नहीं आया, लेकिन अपोजिशन भी खामोशी इख्तियार की हुई थी। लेकिन आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाक सरजमीन हाउस, जो कि इलेक्शन मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस भी है मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान का। इससे कबल पाक सरजमीन पार्टी का या PSP का वो मरकज़ी दफ्तर हुआ था। तो वहाँ पे जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नसरीन जलील की क़यादत में, जिसमें अरकान असम्बली मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी ही सख्त ज़बान इस्तेमाल की है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, और बड़ी ही जो है वो तल्ख़ लहजे में बोला है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, लाशें उठा उठा के हम थक गए हैं। उन्होंने खैर जो उन्होंने फ़िगर बयान की वो 59 यानी 59 की फ़िगर बयान की, ताहम मेरे पास जो तादाद है वो 62 है। तो उनका ये कहना है कि जनाब 59 शहरी जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं, शहर में हर तरफ खौफ का रास है। अली खुर्शीदी जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने में नाकाम हो गई है। जो लोग मर रहे हैं उनके अहले खाना से पूछा जाए कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि रवा साल 400 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हुकूमत को सोचना होगा, हुकूमत को करना होगा, और अगर वो ये नहीं कर सकी तो फिर हम भी एहतजाज का रास्ता जानते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ उनको ये भी कहना था कि वज़ीर दाखिला का ये कहना कि जो उन्होंने तनकीद की कि हम तो पुलिस पे तनकीद करते हैं, और वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि पुलिस का मोरल कम होने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो वज़ीर दाखिला को शर्म आनी चाहिए और वो उन माओं बहनों के सामने जाएँ जिनके बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं, और उसके बाद ये बात करें तो फिर हम उनको जानें। उनका ये कहना है कि तमाम लिसानी इकाइयाँ रहती हैं, 15 साल से हुकूमत करने वाले 7 महीने की निगरां हुकूमत पर मलबा डाल के नहीं बच सकते। ये बात मुत्तहिदा कौम कर रही है। मैं दोबारा से वही बात कहूँगा जिसका मुझसे मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के लोग शिकवा भी करते हैं कि आप ये बात क्यों करते हैं, लेकिन अगर ये पुरानी मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान होती, वो मुत्तहिदा कौम जब एक थी और बानी के नीचे थी, तो उसकी बात में वज़न हुआ करता था। लेकिन अब इतने इख्तलाफात का शिकार हैं कि इनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मरकज़ी कई लीडर जो हैं पाकिस्तान MKM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अब भी दुबई के लोगों से राब्ते में हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, जो बाबर गौरी साहब, ये सारा पूरा जो ग्रुप है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ख़ुद तंजीम अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। यही वजह है कि जब आप में इत्तेहाद ना हो तो आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता और आपकी बात को संजीदा नहीं ले जाता। बड़ी गीदड़ बकियाँ या जो भी बात की, बहुत सख्त बात की, ज़रूरत थी इस बात करने की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने इसको संजीदा नहीं लिया। और ये आलम है कि मुस्लिम लीग नून अब ये सोच रही है कि वो सिंध पीपल्स पार्टी को विफाक के अंदर लेकर जाएँ, विफाक के अंदर जो मज़ीद वज़ारतें दें, और वैसे भी ये सांझी की हुकूमत चल रही है, उसको मज़ीद उसमें उनको इख्तियारात दिए जाएँ। ये एक सूरत हाल है
जो कि इस वक्त शहरी सिंध के अंदर जारी है, जिसको हमने आपको सामने अहाता किया कि किस तरह मामला जारी हैं। मुत्तहदा कौम लंदन के लिए टाइम कम था और मैंने बोला भी था कि आज वो मौजू बहस नहीं होगी उनकी, लेकिन लंदन के हवाले से क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, तो रमज़ान से लेकर ईद तक सरगर्मियों मुसलसल जारी हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, मीडिया की से जारी बात है, MQM में मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग भी उनके हमदर्द थे, जिनसे ख़बरें मिलती भी रहती हैं। किसी दिन आने वाले दिनों में बल्कि करना भी पड़ेगा, क्योंकि वो व्यूअर्स चॉइस होता है, तो उसके ऊपर एक स्टोरी भी करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने किस तरह ये 2 से 3 महीने गुजार रहे हैं और तंजीम को रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए किस तरह मुत्तहदा कौम लंदन काम कर रही है। इसको नज़र में सब ने रखा हुआ है कि वो किस तरह एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नज़र में नहीं है, सबकी नज़रों में वो हैं और वही हैं। ये थी जनाब आज का हमारा व्लॉग था। इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मौजूद होंगे और कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर चीज़ें की हैं उनके हवाले से भी बताएं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप या नया काम किस तरह शुरू किया जाए और दीगर मौज़ूआत भी आपसे बात की जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।